मेरा पिछला वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था और काफी लंबा भी हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको यहीं समाप्त करते हैं। यह कथा एक दो वीडियो में खत्म नहीं होगी। ये काफी लंबी है, और क्योंकि इसमें बहुत से बातों को हमने एनालाइज किया है, तो इसलिए आप पेशेंस रखें, इसको सुने जरूर। कि हमेशा मुझे लोगों ने बताया कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो बात हम कर रहे थे कि मेरे जो छात्र हैं वो हमेशा मेरे को कहते रहे, डॉक्टर साहब आप इतनी एथिक्स पढ़ाते हैं, आप स्पेशल लेक्चर्स लेते हैं एथिक्स के, तो जैसा मैंने पहले कहा कि भाई एथिक्स को फॉलो करने वाले तो हम देखते हैं हमेशा घाटे में जाते हैं, और जो एथिकल लाइफ नहीं फॉलो करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि मेरे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स डॉक्टर्स होते थे, तो कहते साहब हम तो उन डॉक्टरों को देखते हैं जो एथिक्स को फॉलो नहीं करते, वो बड़े वेल प्लेस्ड हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं, उनके बच्चे भी बड़े अच्छे निकलते हैं। और जबकि एक एथिक्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति, वो बेचारा कभी रिवार्डेड होता ही नहीं। और वो जो अनएथिकल लोग हैं वो तरह तरह के इनाम भी पाते हैं, गवर्नमेंट से भी पाते हैं इनाम, और जो पब्लिक बॉडीज हैं वहां से भी उनको मिलता है सपोर्ट। तो फिर हम इस बात को क्यों माने? ये तो घाटे का सौदा है जो आप बता रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता था, वही बात आप लोगों को भी कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, जिनको केवल मात्र उसी से आनंद आने वाला है, वो एथिक्स कोई बात सुने ही नहीं। अभी बंद कर दे। ये तो मैटर ऑफ चॉइस है। फायदे का तो अनएथिकल ही है, फाइनेंशियल फायदे का। जो सिर्फ लाइफ को फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं, ये चॉइस है आपके पास। अगर जिंदगी को सिर्फ आप फाइनेंशियल टर्म में ही देखना चाहते हैं, तो भाई इसमें एथिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो जीना चाहते हैं। ये जो सुखद समय यहां पे मिला है, इसको सुखपूर्वक निभाकर, दूसरों के साथ सुख को शेयर करके, और दूसरों के सुख दुख को खुद शेयर करके, और इस सामूहिक समाज की सेवा भाव के साथ जो रहना चाहते हैं, एथिक्स उनके लिए है। एथिक्स उनके लिए है जो सृष्टि के नियंता के कानून को मानना चाहते हैं, जिनकी जिनकी नजर सृष्टि के नियंता की तरफ है, सृष्टि के नियम की तरफ है, उनके लिए एथिक्स है। जो उन नियमों के नहीं मानते, जो बिल्कुल धृष्ट रूप से स्वार्थ में अपने आप का उसी में आनंद ढूंढते हैं, उनको एथिक्स को सुनना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं पहले अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और तुम लोग कह रहा हूँ कि भाई ये तुम कहो, मेरे को फॉलो करने लग जाओ मेरी बात को सुन करके, और बाद में 70 साल की उम्र में कहोगे यार डोगरा साहब थे वो हमको गलत पढ़ा गए, नहीं तो हम भी देखो फलां की तरह बड़े अच्छे होते हैं, उसके बेटे भी आगे डॉक्टर बन गए, फलां बन गए, ये है बहुत बड़ा घर है, ये सब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लंबी लंबी गाड़ियाँ रखता है, और मैं तो एथिकल लाइफ लेके चला, सब कुछ चला, मेरे पास तो मारुति की एक छोटी सी गाड़ी है, इग्निस। तो वो लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मम मार्गम सुरस्यधारम। धर्म का मार्ग तो छुरे की धार पे चलने जैसा है, बहुत कठिन मार्ग है। यह मार्ग आसान नहीं है, इस पे तो भाई वही चलने के लिए आए हैं
जो छुरे की धार पे चल सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी को आप में से फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसमें सिर्फ इसलिए आए कि आपको फायदा होगा। फायदे की पॉलिसी पॉलिसी तो डोंट टेक इट ए पॉलिसी, ये पॉलिसी नहीं है। एज ए पॉलिसी जो है वो अनएथिकल बहुत बेस्ट है। ये आपका धर्म है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी प्रकृति है। तो आप इस चॉइस को समझें, एंड द चॉइस इज अवेलेबल। चॉइस इज वेदर यू वांट टू बी एथिकल और यू वांट टू बी अनएथिकल। निर्णय आपका है। कठिन है मार्ग, ये मार्ग एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन मैटेरियल टर्म में सोचने का नहीं है, और ध्यान रखने का है धर्मस्य मार्गम शूरस्य धारम। धर्म का मार्ग छुरे की धार पे चलने की तरह है। इसके बाद अगर आप एग्री हैं तो आगे सुनिए कि ये एथिक्स, इसकी जेनेसिस कैसे हुई, ये पैदा कैसे हुआ, ये दुनिया में पनपा कैसे। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 6000 साल लिए इस दुनिया में एथिक्स डेवलप करने में, और हमने सिर्फ 70 साल लिए इसको खत्म करने में। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 5 से 6000 साल में इन एथिक्स को सोसाइटी में डेवलप किया, इनको सोसाइटी में एनग्रेव किया, जिनको हमने सिर्फ 70 साल लिए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सिर्फ 70 सालों बाद, 75 सालों में हमने इसको स्वाहा कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये बने कैसे? जब बने तो बहुत से प्रश्न बनने की बात मैं करता हूं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई क्या कोई सृष्टि में, एग्जिस्टेंस में एटर्नल प्रिंसिपल थे, कोई सनातन सत्य पहले मौजूद थे, या फिर जो मोरालिटी की आप बात करते हैं, मोरालिटी के सिद्धांतों की बात करते हो, वो सनातन है, वो एवरलास्टिंग थे? क्या इसका तो जब इस बात का सवाल ढूंढते हैं हम, तो उसको कहां देखने जाओगे आप? हमारे ही रूप में आज हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी जिंदा है, जिनको आदिवासी कहते हैं। उनके कानून हमसे डिफरेंट होंगे, उनके एथिक्स हमसे डिफरेंट है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है हर प्रिमिटिव सोसाइटी में। यहां तक कि जानवरों में भी एथिक्स है, बहुत से प्राइमेट्स में। सो सृष्टि में एथिक्स जो है, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म से लेकर के जो प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं अभी, जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव, आई डोंट नो यू आर राइट और नॉट इन कॉलिंग देम एज ए प्रिमिटिव। पता नहीं वो प्रिमिटिव है कि हम प्रिमिटिव हो गए हैं, पर वो जो प्रिमिटिव लोग जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो कहते हैं उसका वायलेशन नहीं करते, और वायलेशन को करते हैं तो उसका सजा का प्रावधान उन लोगों के बीच में भी है। गीता का एक श्लोक है जो ये दिखाता है कि ये सिद्धांतों की बात बहुत पुरानी है। महाभारत को 5000 साल पुराना बनाया गया है। जब
कृष्ण जी का अभिषेक हुआ तब एक सम्मत शुरू किया गया था, 5000 कुछ है, भूल रहा हूं मैं। तो उनको 5000 साल पहले गीता की रचना हुई, ऐसा हम लोगों का मानना है। उसमें जब अर्जुन एक उसको प्रश्न पूछता है कि भगवान इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उन लोगों के कर्मों का हिसाब किताब कैसे करते हो? इतनी सृष्टि में प्रकृतियां हैं, उन सब का आप हिसाब किताब रख के जस्टिस कैसे करते हो? तो कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा अगर तुम ये समझते हो कि मैं इस दुनिया को पूरी को चला रहा हूँ, हर व्यक्ति को चला रहा हूँ, हर व्यक्ति में के चीजों का हिसाब रख रहा हूँ, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, गुणात गुण वर्तते इत्येव। अर्जुन, मैं सिर्फ नियम बनाता हूं, मैं कानून बनाता हूं, रूल्स बनाता हूं सृष्टि के, और उन रूल्स और सिद्धांतों को, कानून पे अपने आप इंटरेक्शन से सृष्टि चलती रहती है। अगर पाप पुण्य के भी है तो मैंने उसके रूल बना रखे हैं, और वो कभी कानून अपना काम छोड़ते नहीं, इसलिए सृष्टि हमेशा चलती रहती है। यानी कि पूरी प्रकृति को चलाने के लिए भी कुछ नियम है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। कोई मशीन लगा के भेजो तो अलग बात है, पर स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। हम सारे के सारी हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, मरण से जनन तक, वो सारा कुछ नियमों के अंतर्गत हो रहा है। सारी केमिस्ट्री, सारे हवाई जहाज उड़ रहा है, चाहे स्पेस में कोई जा रहा है, चाहे हम टेलीफोन में बात कर रहे हैं, चाहे हम मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कुछ नियमों के अंतर्गत है। बस हम उन प्राकृतिक नियमों को समझते हैं और इस रूप में बदल देते हैं। हमने कोई अप्राकृतिक काम नहीं किया है, बस उन प्राकृतिक नियमों को समझा है, और समझ करके हमने उसका उपयोग किया है। तो वही सृष्टि, पूरी सृष्टि में हो रहा है। तो गुणत गुणात गुण वर्तते, गुण मीन्स लॉ। तो गुणात गुण वर्तते यानी गुण, गुण ही गुणों में वर्ते जा रहे हैं, और उससे सारी सृष्टि का ये जो चल रहा है माया, वो चलती है। ना एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है, और वो मुझे पूछते भी हैं कि इस सृष्टि पे कितनी टाइप के जीव हैं। हमने कहा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, शेर भी है, चीता भी है, हिरन भी है, कीड़ी भी, स्मॉल एंड भी है, बैक्टीरिया भी है, सब लैक्स लैक्स लाइफ फॉर्म्स है। तो उनका प्रश्न होता है कि साहब उसमें इंसान ही क्यों एक्सेल किया? सारी सृष्टि पे कब्जा इंसान ने ही क्यों किया? भाई देखो, वो मुझे भी लॉजिक लगता है। मैं न तो चीते की तरह 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता हूं, न ही मैं बैट की तरह, जानते हैं बैट, बैट के कान आंख नहीं होते, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड परसीव करता है, जिसको हम सुन नहीं सकते। उस अल्ट्रासाउंड को परसीव करके
और वो सारा दुनिया को महसूस करता है, देखता है। आप कल्पना करो, वो उल्टा लटका हुआ है पेड़ की पे रात को 12 बजे, और सुबह नीचे जमीन पे एक कीड़ी चल रही है। वो अल्ट्रासाउंड फेंकता है, वापस जाती है, उसको परसीव करता है, और उसको पता चलता है वो कीड़ी वहां चल रही है, आकर के मारता है। इतना बढ़िया निशाना है कि उसको उठा के ले जाके फिर लटक जाता है। सच है परफेक्शन विदाउट आइस, आंखें नहीं होती उसकी, अल्ट्रासाउंड चलता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और इंडिया तक बर्ड्स आती हैं। कैसे नेविगेट करती हैं? हम तो हवाई जहाज चलाते हैं, दुनिया भर की मशीनें लगाए हैं, उसमें नेविगेशन से पहुंचता है वो, और वो हर साल आ जाती है वहां से वहां तक, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। वो पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम परसीव नहीं कर सकते, उनको परसीव करती हैं, उससे अपने आप को नेविगेट करती हैं। आपने कीड़ी को देखा होगा और कीड़ी घर को देखा होगा। वो 1-2 फुट से लेकर के आपको 20-20 फुट तक ऊंचे मिलेंगे। जंगल में जाओगे, अभी मैं बस्तर गया था, मैंने वहां 12-13 फुट ऊंचे कीड़ी घर, टर्माइट जिसे बोलते हैं, टर्माइट मॉल्ट्स देखे। इन टर्माइट मॉल्ट्स की खासियत क्या है, ये क्यों बनाते हैं? तुमने देखा होगा उसमें जो भी क्रिया जाती है, जो भी टर्माइट जाता है, वो पत्तों के टुकड़े, कागज के टुकड़े ऐसे छोटे छोटे लेकर के चल रहे होते हैं लाइन में, और उसके अंदर चले आते हैं। टर्माइट जो है वो खेती है, वो खेती करते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ा जो वहां से ले जाते हैं, वो उस मोल्ड के अंदर नीचे एक जगह बनी होती है, वहां पे उसको रखते हैं, उसकी खाद बनाते हैं, उस खाद पे फंगस ग्रो करते हैं और उस फंगस को खाते हैं। अब फंगस ग्रो करने के लिए आपको पर्टिकुलर लेवल की हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए। इस टर्माइट मोल्ड में दुनिया में कहीं चले जाओ, चाहे बीकानेर के जंगल में चले जाओ, टर्माइट मोल्ड खड़ा है, और या फिर चाहे आप लेह लद्दाख की तरफ चले जाओ, वहाँ भी एक मोल्ड खड़ा मिल जाएगा। टर्माइट मोल्ड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा अराउंड 36 और हाई ह्यूमिडिटी होगी। बाहर चाहे टेम्परेचर कुछ भी है। ऐसा एयर कंडीशनर स्ट्रक्चर इंसान ने अभी बनाना है। हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। हम उस छोटी सी टर्माइट के बराबर भी नहीं है। शेर की तो बात छोड़ो, चीते की तो बात छोड़ो, इतने निरीह प्राणी ने इस पूरे सृष्टि पे कब्जा कर लिया, सबको खा भी जाता है, सबका मास्टर है, किसी को पकड़ करके ट्रेनिंग देके अपने घर में रख लेता है नौकर। क्या उसमें कारण था? हमें क्या ऐसी बातें थी? ध्यान देने की बात है, हम में सबसे पहले जो बात थी सेल्फ अवेयरनेस की। हम लोग, इंसान ही ऐसा एक प्राणी है जो खुद अपने आप में अपने लिए अवेयर है। सेल्फ अवेयरनेस उसमें मैं हूं, उसमें एहसास है। दूसरों के होने का भी एहसास है, उनके साथ रिलेटिविटी और रिलेशंस का भी उसको एहसास है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे कमजोर जानवर होने के बाद भी उसके पास में एक सेंस कंपेजर है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता। वो जब शुरू में जत्थों में चलते थे, किसी की टांग टूट गई तो उसको किसी कहीं गुफा में बैठा करके 2 आदमी उसका बैठा के सेवा के लिए बैठा करके
और कर उसकी सेवा करके उसकी टांग ठीक करते थे। किसी को बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, उसकी केयर करते थे, उसके लिए दवाइयां ढूंढते थे। आज भी वो ही बात है। आप डॉक्टर किस लिए बनते हैं? लोगों की सेवा करोगे। लॉयर किसके बनोगे? लोगों को बचाओगे जेल जाने से। कोई भी आपकी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो आपकी अपने लिए है, सारी एक्टिविटीज आपकी दूसरों के लिए है। ये सेंस ऑफ कंपेशन है। डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन है, लोगों की सेवा करने के लिए कंपटीशन है। वो अपभ्रंशता है कि हम उसको पैसे से भी अब जोड़ लेते हैं, और पैसा कमा के अच्छी लाइफ जीने का भी एक उसमें लालच आ गया। लेकिन पहले तो ऐसा लालच नहीं था। मेरे जीते जी जब छोटे थे तो कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स, वैद्य जो पुराने हुआ करते थे, वो जिसके घर में दवाई देते थे उस घर का पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे अगर हमने खाना खा लिया, पानी खा लिया, तो हमारा ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सेवा के लिए है। आपने बदले में ठीक हो गए, कुछ दे दिया उसको घर जाकर के, वो एक अलग बात है। आपने कहा भी इसका भी जीवन है, इसके बच्चे हैं, सब फैमिली है, तो आप ठीक हो गए। या वो दो चार और आए तो आपने उसके रिटर्न में कुछ दिया, तो समाज की व्यवस्था थी ऐसी। लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली है वो सेंस ऑफ कंपेशन है, टू टेक केयर ऑफ द ईच अदर, टू लव ईच अदर। यह हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और जिसके कारण हम डेवलप हुए, हमने फैमिली क्रिएट की, क्योंकि प्यार चाहिए, हम तो नहीं रह सकते उसके बिना। फिर बच्चे भी चाहिए हमको, क्योंकि उसमें जो ममता का आनंद है, वो आनंद तो दुनिया में कहीं नहीं है। फिर वो बच्चे आपकी केयर करेंगे जब आपकी टर्न आएगी। तो दो तीन जो परिवार मिलकर के उन्होंने गांव बनाया, गांव से टाउन, शहर, ऐसे करते करते सारी सृष्टि जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन आच्छादित हो गया। और बाकी सब एनिमल्स को उन्होंने अपना सब्जुगेट कर लिया, उनको खाने का काम भी शुरू कर दिया। ये सारे धर्म, सारी नेशनलिटी, सारी सीमाएं, सब इसी अर्थ के लिए है। और उसमें क्या क्वालिटीज थी, जैसे हमने पहले बताया कि इंसान ही एक ऐसा है जानवर जिसको ये पता है कि मैंने मरना है, डेथ इज इमिनेंट, डेथ से कोई बचाव नहीं है, ये इंसान को ही पता है। बाकी बेचारे एनिमल्स को नहीं होता, डर लगता है उनको, मर जाऊंगा, भागते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता कि यार भाग में कहाँ जाओगे तुम। ये इंसान में था। एक इंसान के बाद बहुत बड़ी पावर थी, पावर ऑफ इमेजिनेशन। Power of imagination is the biggest power of the human beings. हमने चिड़िया उड़ते देखा, कल्पना की, कल्पना को हमने सोचा, विचार दिया, प्रैक्टिकल रूप दिया, और हवाई जहाज बना के उड़ लिए, स्पुतनिक बना के दूसरे ग्रहों पे चले गए। तो हम पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड देन पुटिंग इट टू आइडिएशन एंड देन प्रैक्टिस, ये एक इंसान की बहुत बड़ी खूबी है हम लोगों की, जिसके कारण हमने किया। और सबसे बड़ी बात जो क्लासिकल एग्जांपल मैं दूंगा आपका कंपैरिजन का, कि इंसान ही एक ऐसा एनिमल है जो अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी काम करता है। मैं किस लिए काम कर रहा हूं, या मेरे जैसे और बहुत हैं जो बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर द जनरेशन टू कम, फॉर अदर्स। तो कंट्रीब्यूट जो लाइफ लॉन्ग तक किया। मेरी उम्र के बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कि शायद वो लोग उसका फायदा, काफी लोग उनमें से फायदा नहीं उठा सकें, बट हम सोचते हैं दिस ऑल वी आर डूइंग द जनरेशन टू कम, जो आने वाली जनरेशन है, हम उनके लिए भी सोचते हैं, कोई एक्शन करते हैं। ये आम बात होती है, अरे कुछ आने वालों का तो सोचो। यानी हर इंसान उसमें कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के कारण है। उसका कंपैरिजन सिर्फ
अपने साथ कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए नहीं है, उसका कंपैरिजन आने वाली दुनिया के साथ भी है, आने वाले इंसानों के लिए भी है। इसलिए हम एनवायरनमेंट की और ये सब की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि वी ऑल आर वरीड फॉर आवर जनरेशन टू कम। वी ऑल लव आवर जनरेशन which are yet to come, and we work for that till our last breath. इन कारणों से हमने एक सर्वश्रेष्ठ सिविलाइजेशन क्रिएट किया और इस सृष्टि पे हमने अपना कब्जा किया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। कुछ ये एपिसोड थोड़े लंबे होंगे, पर आशा है आपको पसंद आएंगे। पसंद नहीं आए तो आप लिखिएगा, सुझाव लिखिएगा। धन्यवाद।